नमस्कार। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत और अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास के संयुक्त तत्वावधान में हमारी साहित्य दृष्टि विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित इस संगोष्ठी के अध्यक्ष एवं वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय आदरणीय डॉक्टर किशोर सिंह चावड़ा जी, हमारे बीच अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं प्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय श्रीधर पराड़कर जी, आज की इस संगोष्ठी के अतिथि एवं अखिल भारतीय साहित्य परिषद गुजरात प्रांत के अध्यक्ष माननीय कलाधर आर्य जी, इस संगोष्ठी के निमंत्रक एवं वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुल सचिव श्री एवी धड़ुक जी, इस संगोष्ठी के संयोजक एवं वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एवं अखिल भारतीय साहित्य परिषद गुजरात प्रांत के महामंत्री माननीय डॉक्टर भरत भाई ठाकुर जी, इस संगोष्ठी में तकनीकी संसाधन के माध्यम से हमारे बीच उपस्थित सभी सदस्यगण, इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय के अधिकृत वेबसाइट द्वारा फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी सदस्यगण का इस संगोष्ठी में हार्दिक अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारी सुंदर एवं भव्य परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रार्थना या मंगल आह्वान से होती है, तो आज हम इस साहित्यिक संगोष्ठी का प्रारंभ भी सरस्वती वंदना से करेंगे। सरस्वती वंदना के शब्द है वंदे देवी शारदा। इन शब्दों को वृंद देंगे अखिल भारतीय साहित्य परिषद आनंद एकम के कोषाध्यक्ष माननीय डॉक्टर विजय भाई नाडिया जी। वंदे देवी शारदा, वंदे देवी शारदा, तुझ वीणा बजाऊं बजाऊं, तुझ वीणा बजाऊं बजाऊं, वंदे देवी शारदा। मंगल हो सब आज अनेरो, मंगल हो सब आज अनेरो, मोती तकी हूँ वदाऊं वदाऊं, वंदे देवी शारदा, वंदे देवी शारदा। चंद्रिका नाम धवल प्रकाशे, चंद्रिका नाम धवल प्रकाशे, आरती हूँ उतारू उतारू, वंदे देवी शारदा, वंदे देवी शारदा। चीर मनोहर पटकुड़ पैरी, चीर मनोहर पटकुड़ पैरी, मयूर विहारिणी आवो रे आवो, मयूर विहारिणी आवो रे आवो, वंदे देवी शारदा, वंदे देवी शारदा। युग युग नाम धारा टाड़ो, युग युग नाम धारा टाड़ो, मन मंदिर सजावो सजावो, वंदे देवी शारदा, वंदे देवी शारदा। अस्तु। भारत माता की जय। धन्यवाद विजय भाई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय
के कुल सचिव, कार्यकारी कुल सचिव श्री माननीय श्री एवी धड़ुक जी से सादर विनती करेंगे कि वे इस संगोष्ठी में शाब्दिक अभिवादन करें। नमस्कार। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत અને અખિલ ભારતીય સાહિત્ય પરિષદ ન્યાસના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત સાહિત્ય સંગોષ્ઠી ઓનલાઈન વેબિનાર કે જેનો વિષય છે આપણી સાહિત્ય દ્રષ્ટિ, ખૂબ સરસ વિષય છે. આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી વિશ્વવિદ્યાલયના માનનીય કુલપતિ શ્રી ડોક્ટર કિશોરસિંહ ચાવડા સાહેબ. સાહેબ, આપનું સ્વાગત છે. અને આપે તો આ જે વેબિનાર છે, ઓનલાઈન વેબિનાર, એની સિરીઝ સ્પોન્સર કરી છે, એટલે બધા જ પ્રેક્ષકોને, અમને બધાને દર અઠવાડિયે એક સરસ મજાના વેબિનારની પ્રસાદી મળતી રહેશે. અને આ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તથા આ આયોજનમાં જે નિમિત્ત બન્યા છે અમારું NSS યુનિટ, તો ભરતભાઈ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે આવા બધા ખૂબ સરસ વિષયો લઈ અને લોકો સમક્ષ આપણે પ્રસ્તુત થઈએ છીએ. हमारे मध्य माननीय श्रीधर पड़ारकर जी, आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री है, प्रसिद्ध साहित्यकार श्री भी है. साहब, आपका खूब खूब स्वागत है इस विश्वविद्यालय में और ये वेबिनार में. विशेष डॉक्टर कलाधर आर्य जी अखिल भारतीय साहित्य परिषद में अपनी वच्चे उपस्थित है. साहब, आपनु पण स्वागत है. आ कार्यक्रमનું ખૂબ સરસ સંચાલન કરનાર ડોક્ટર ગોવિંદભાઈ નંદાણીયા તથા જે સરસ્વતી વંદના કરી છે ડોક્ટર વિજયભાઈ નાડિયા, આપનું પણ સ્વાગત છે. આપણી વચ્ચે પૂર્વ IAS અધિકારી અને અધ્યક્ષ ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના ડોક્ટર ભાગ્યેશભાઈ ઝા પણ છે. સાહેબ, આપનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આ સિવાય આ ઓનલાઈન વેબિનારમાં વર્ચ્યુઅલી જે જોડાયા છે અમારી યુનિવર્સિટીના આખો પરિવાર, જેમ કે સેનેટ સિન્ડિકેટના સૌ સભ્યશ્રીઓ, યુનિવર્સિટીના વડાશ્રીઓ, કોલેજના પ્રિન્સિપાલશ્રીઓ, વિવિધ ફેકલ્ટીના ડીનશ્રીઓ, અધ્યાપક મિત્રો, યુનિવર્સિટીના અધિકારીશ્રીઓ, કર્મચારીઓ, વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો અને પ્રેસ મીડિયાના સૌ મિત્રો, આપ બધાનું સ્વાગત છે. અને આ વેબિનારને સફળતા માટે હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. ધન્યવાદ. धन्यवाद एवी धड़ुक जी. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जिनके सरल पूरे गुजरात में, जिन्होंने अपनी कार्य पद्धति से समग्र गुजरात में महाविद्यालय को अग्रिम स्थान पर रखा था, और कुछ ही दिन पहले जिन्होंने विश्वविद्यालय में कुलपति पद का कार्यभार संभाला है, तब से लगातार अपनी कार्य पद्धति के द्वारा यूनिवर्सिटी में स्वयं तो प्रवृत्तिशील रहते ही है, साथ ही साथ अपने साथ जुड़े हुए सभी सदस्यों को भी प्रवृत्तिशील रहकर अधिक से अधिक लोग उन्हीं के निर्देशन में, उनके पास जिस प्रकार की गुणें हैं, जिसे कहते हैं कि एक कर्मठ व्यक्तित्व, और उन कर्मठ व्यक्तित्व के जरिए आज वो सभी क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी क्षेत्र में प्रवृत्तिशील होते हुए भी इस तरह से लॉकडाउन के समय में भी इस सुंदर आयोजन के द्वारा साहित्य से जुड़े हुए लोगों को भी लाभान्वित कर रहे हैं. तो आज हमारे बीच इस समारोह के, इस संगोष्ठी के अध्यक्ष एवं माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर किशोर सिंह चावड़ा जी उपस्थित है. तो मैं उनसे सादर निवेदन करता हूं कि इस संगोष्ठी में अपने प्रासंगिक उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित हैं. अपनी यूनिवर्सिटी वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत और अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास के द्वारा ये आयोजित अपनी साहित्य दृष्टि, जिसमें अपने पधारे हुए श्रीमान श्रीधर पराडकर जी का यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से वंदन प्रणाम, और मुख्य अतिथि के रूप में अपने पास उपस्थित है डॉक्टर कलाधर आर्य जी, उनका भी प्रणाम, और हमारे साथ अपनी यूनिवर्सिटी के कार्यकारी कुलसचिव श्री एवी धड़ुक जी, और अपनी ही यूनिवर्सिटी के NSS प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और अति सक्रिय डॉक्टर भरतभाई ठाकुर जी, और अपनी अमरोली कॉलेज के इंचार्ज आचार्य डॉक्टर RD राणा साहब, और आप सब. आज ये सबसे ज्यादा माहौल में सबसे ज्यादा जरूरत है तो अपने मन को संतुलित करना, और सबसे ज्यादा मन को संतुलित करना है तो सबसे ज्यादा
ज्यादा मैं दंत कथा में नहीं जाऊंगा, मगर आप जब भी कोई अपनी मुश्किलें आती है तो सबसे ज्यादा लोग अपनी मातृभाषा के ओर जाते हैं। समझो कि आपने कभी अपने को किसी ठोकर लग गई तो सबसे ज्यादा पहले बोलेंगे वो माँ। इसी तरह से जब भी अपने मन को यानी अपनी शरीर को कुछ भी तकलीफ होती है या तो मन को भी तकलीफ होती है तो सबसे ज्यादा बोलते हैं अपनी संस्कृति को याद करते हैं। इसी के बारे में ये अपने प्रसिद्ध साहित्यकार और अपने हेड फिलोसोफर और गाइड और जिसके निगाह में ये पूरा साहित्य जगत चलता है, उसका प्रेरणा प्रोत्साहन और प्रदर्शन हुए सभी को मैं सादर अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ और आगे के लिए चलाने के लिए अनुमति देता हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद गुजरात प्रांत के अध्यक्ष माननीय श्री कलाधर आर्य जी से सादर विनती करता हूं कि हमारे आज के मुख्य वक्ता का परिचय करवाएं। आदरणीय कलाधर आर्य जी। प्रणाम, वंदनम। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी ना कुलगुरु श्रद्धेय डॉक्टर किशोर सिंह जी चावड़ा साहेब, अखिल भारतीय साहित्य परिषद ना राष्ट्रीय संगठन मंत्री परम श्रद्धेय श्रीधर परारकर जी, कुल सचिव श्री अने अन्य मित्रों, साहित्य सहितस्य भाव इति साहित्यम रविन्द्रनाथ टागोरे आपेला साहित्यलक्षी आ व्याख्यामां भाव शब्द प्रयोग केंद्र स्थाने छे। कमनसीबे वर्तमान युगमां भावनुं स्थान अभावे लीधुं छे। परिणामे भारतीय दर्शननी मूळ विभावना क्यांक विसराती होय एवुं जणाय छे। एवा समये अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास अने वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी ना संयुक्त उपक्रमे जे कार्यक्रम आयोजित थयो छे ए वंदन ने पात्र छे, अभिनंदन ने पात्र छे। 15 मार्च 1954 ग्वालियरनी ए धींगी धरा पर जेमनुं अवतरण थयुं ए श्रीमान श्रीधर परारकर जी ज्योति झला निज प्राण की, मध्य भारत की संघ गाथा, राष्ट्रनिष्ठ खंडोबला, रानी दुर्गावती, मां शारदा, अप्रतिम क्रांति दृष्टा भगत सिंह, कर्मयोगी बाबा साहेब आप्टे, राष्ट्र संत तुकोजी, आंबेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल, साहित्य का धर्म एवं उत्तम स्वामी जी नामक अनेक ग्रंथों के रचयिता हैं, सर्जक हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के वो धनी हैं। क्यारेय पण कोई पण स्वरूपे मूंझवण अनुभवाय अने एमनी सन्मुख आपणे उपस्थित थईए, एमनी साथे आपणे विचार विमर्शनो आरंभ करीए तो सात्विक ऊर्जा एमनी पासेथी आपणने प्राप्त थाय। एक बाळ सहज हास्य साथे आपणी प्रत्येक वेदना अने संवेदना ने ए शब्दबद्ध करी अने निर्धार करी मूके एवं व्यक्तित्व एटले श्रीधर परारकर। कहेवानुं मन थाय के प्रेम करवानी क्षणे हृदय स्पंदन विस्तरे, शून्यनी आ शून्य पड़मां विकसतुं ए कोण छे। भारोभार विकास अने भारोभार स्नेह हास्य सभरता साथे जेनी पासेथी प्राप्त थाय एवा श्रीधर परारकर जीए एमना ज एक ग्रंथ साहित्य का धर्म आमा क्यांक एमनी पीड़ा व्यक्त करी छे। एमणे कह्युं के भारत पर सभ्यतागत आक्रमणों में एक बड़ा आक्रमण यहाँ की ज्ञान परंपरा पर किया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा आधार थे वेद, और इसलिए अंग्रेज सहित समस्त यूरोपियन बौद्धिक जगत ने वेदों को निरर्थक साबित करने के लिए एडी चोटी को एक कर दिया था। भारतीय सनातन धर्म
અને ભારતીય સનાતન સંસ્કૃતિ, ભારતીય સનાતન વેદ વિચાર જેમના હૃદયમાં સ્થિત છે એવા શ્રીધર પરાડકરજી વિશે વિશેષ કશું કહેવું મને ઉચિત જણાતું નથી. હું કાર્યક્રમના સંયોજક શ્રીને વિનંતી કરું કે શ્રીધર પરાડકરજીની વાણી આપણા સૌની વચ્ચે વેતી મૂકવા માટેનો એ જે આ પ્રયાસ છે એ પ્રયાસમાં આગળ ધપે. આદરણીય શ્રીધર પરાડકરજીનું આ વેબિનારમાં સહૃદય સ્વાગત પણ છે. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधर पराडकर जी के परिचय के लिए आपको कलाधर आर्य साहब। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बीच अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं प्रसिद्ध साहित्यकार, उन्हीं के द्वारा कई किताबें जैसे कलाधर भाई ने जिस तरह से बताया उस तरह से श्रीधर जी द्वारा लिखित किताबें प्रकाशित हुई हैं। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि कलाधर भाई ने उल्लेख किया ही है साहित्य का धर्म किताब। तो एक किताब में जैसा कि कलाधर भाई ने कहा है कि उसमें जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं वो तो है ही, साथ ही साथ समाज में जो लोग हैं उनको भी एक हमारी जो भारतीय दृष्टि है किस दिशा में उनको सोचना चाहिए, जिस स्थान पर है वहां से उनको किस दिशा में सोचकर आगे जाना चाहिए, वो भाव जो है वहां पर जो विचार है उन सबसे हमें परिचित करते। साथ ही साथ वो संगठन से जुड़े हुए होने के कारण अविरत उनकी यात्राएं चलती रहती है। इसी कारण उन्हीं के पास जो ज्ञान है, जो अनुभव है, जिस प्रकार की उनके पास सोच यानी जो विचार है, उन सबसे हमें लाभान्वित करने के लिए हम सादर निवेदन करेंगे श्रीधर पराडकर जी से कि वे हम सबको मार्गदर्शन दे, हम सबको अपने विचारों से लाभान्वित करें। आदरणीय श्रीधर पराडकर जी। नमस्कार। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर किशोर सिंह जी चावड़ा, जो वीर नर्मद विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं, श्री धुड़क जी जो कुल सचिव हैं, इनका अभिवादन करता हूं। और विशेषकर इसलिए कि साहित्य के विषय को एक विश्वविद्यालय महत्व दे रहा है। बड़ा कठिन लगता है आज, बाकी दुनिया भर के सेमिनार, बाकी विषयों पर चर्चा, ये सब तो हो जाती है, लेकिन जिससे जीवन खड़ा होता है, मनुष्य का जीवन जिससे बनता है, वही विषय आज बहुत उपेक्षित सा हो गया है। और उसको महत्व वीर नर्मद विश्वविद्यालय दे रहा है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के जो सारे कर्ता धर्ता है उन सबको साधुवाद देता हूँ। भाग्येश भाई भी इस संगोष्ठी में है, मेरे को कल्पना नहीं थी कि वो भी उपस्थित रहेंगे, वो स्वयं बड़े विद्वान हैं। थोड़ा सा निराश मेरे को कलाधर जी ने जरूर किया, वो मुख्य अतिथि थे, मुझे लगा था कि कुछ सूत्र वो दे जाएंगे तो मेरे को बोलने में सुविधा होगी, लेकिन वो बच करके निकल गए बाजू से। इस सारे आयोजन के पीछे जो परिश्रम भरत भाई ठाकुर कर रहे हैं उनका भी साधुवाद, और जितने लोग इस संगोष्ठी में जुड़े हैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चर्चा क्या करने वाले हैं, मेरे को ही बोलना है। भारतीय साहित्य की दृष्टि, ये विषय इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि जो आज हमारे देश की वर्तमान स्थिति है और जो साहित्य की स्थिति है और साहित्य का जो सामर्थ्य है, इन सबके बीच जो एक तालमेल होना चाहिए, जो एक सहसंबंध होना चाहिए, वो है नहीं, ऐसा दिखाई देता है। और जो बाजारवाद है, ग्लोबलाइजेशन है, बाकी समस्याएं, इन सब का भी बहुत असर दिखाई देता है।
कितना असर है, तो एक हमारे परिचित हैं, तो उसका बड़ा आग्रह रहता था कि उसने नया मकान बनाया है, वो देखने के लिए मैं उसके साथ जाऊं, लेकिन जम नहीं पाता था। तो एक बार वो आग्रह करके जबरदस्ती घर ले ही गया। तो मकान नया नया उद्योगपति बना है, तो बहुत अच्छा मकान बनाया था उसने। संपन्नता काफी थी, लिफ्ट वगैरह भी लगी हुई थी और बगीचा भी था, छत पे सब कुछ था। वो सब देखने के बाद हम बैठक कक्ष में बैठे थे, तो देखा कि एक बड़ी अलमारी भी, रेक, जिसको बड़ी सुंदर रेक बनाई गई थी और उसमें बहुत अच्छी किताबें रखी हुई थी। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी अच्छी किताबें ये लड़का पढ़ता है। अब मेरे सामने लड़का ही था, वो 45 साल का था। तो मैंने इससे पूछा, भाई तुम इतनी बढ़िया बढ़िया किताबें छाट के लाए हो, ये सब पढ़ ली क्या? तो बहुत ज्यादा आत्मीयता है उसके साथ। तो उसने कहा, भाई साहब ये बता दो इसमें से पढ़नी कौन सी है? मैंने कहा, क्या मतलब? तो उन्होंने कहा, आपको सीक्रेट बताता हूं कि जिसने ये मकान बनाया है, तो इंटीरियर डेकोरर जो था मेरा, उसने मेरे से पूछा कि आपके यहाँ कौन कौन लोग आते हैं, किस प्रकार के लोग आते हैं। तो मैंने उसको बताया कि मैं संघ से भी जुड़ा हूँ, कुछ भाजपा से भी संबंध है, व्यवसाय जगत के लोग भी आते हैं। तो बोले, उसने ये सब जान लेने के बाद वो उसने खुद ने किताबें ला करके अलमारी में रख दी। मेरे को नहीं मालूम कि ये किताबें कौन सी हैं और क्या क्या किताबें हैं इसमें। बोले, मैंने तो अलमारी खोली भी नहीं है, तो आप बता दो मेरे को इसमें से कौन सी किताब पढ़ना है। तो साहित्य भी इंटीरियर डेकोरेशन का एक भाग बन गया है। तो बाजारवाद का भी प्रभाव पड़ा है। तो साहित्य जो जीवन का भाग बनना चाहिए था, तो साहित्य जीवन का भाग नहीं, एक इसका भाग है। आप लोगों को भी सबको अनुभव होगा जब आप यात्रा करते होंगे। तो यदि आप ऐसी प्रथम श्रेणी में विमान में या ऐसी 2 टायर में आप यात्रा करेंगे, तो आपको ऐसे बहुत से यात्री मिल जाएंगे क्योंकि जिनके हाथ में बहुत अच्छे लेखक की, अंग्रेजी की, और जिसकी बड़ी ख्याति हो विश्व में, ऐसी उनके हाथ में किताब होगी। सारा सामान वगैरह नौकर रख जाएगा, लेकिन उनके हाथ में किताब और मोबाइल होगा। और बीच बीच में से वो कभी किताब खोलेंगे, 1-2 लाइन पढ़ेंगे, फिर रख देंगे, पढ़ेंगे। तो पूरी यात्रा में वो आदमी कभी 10 पेज भी उसके पढ़ता नहीं है। तो वो काहे के लिए किताब रखता है? तो बाकी जो सहयात्री सामने बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, वो देखें कि आदमी पढ़ा लिखा है और इसके हाथ में बहुत अच्छी किताब है। तो पाठकों का एक प्रकार ये भी है कि जो पढ़ता नहीं है वो अपने को इंटेलेक्चुअल दिखाना चाहता है। तो साहित्य के प्रति एक दृष्टि ये भी हो गई है। तो साहित्य हमारा सामाजिक स्तर लौकिक रूप से वो बढ़ाने का साधन नहीं है। साहित्य हमारे अंतरंग को विकसित करने का एक जरिया है, माध्यम है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि युग विच भगति देव धुनि धरा, सेहति सहित सुबिरति विचारा, त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। अब इसके बहुत डिटेल अर्थ में अपन नहीं जाएंगे, लेकिन सीधा अर्थ वो लिखते हैं कि मनुष्य को देवता, पृथ्वी को स्वर्ग और जीवन को मंदाकिनी जैसा पवित्र बनाने का काम जो है वो साहित्य का होता है। अपने कहा भी क्या है कि नर से नारायण बना।
लेकिन ये जो सारी आज हमारी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में साहित्य की तरफ देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है, जो कुछ दो एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं, इसके कारण पूरा बदल गया है। दूसरा जो सोच चली है, जो विचार चला है, इनका भी साहित्य के ऊपर प्रभाव पड़ा है। एक ये विज्ञान का युग है और उसमें स्पेशलाइजेशन भी चलता है कि हर स्पेशलाइजेशन का अर्थ क्या है, सबसे पहले उसको बांटते चले जाना। कि ये विज्ञान तो केवल विज्ञान से नहीं चलता, तो फिर विज्ञान में वो कहेंगे ये क्या है, ये फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कि बायोलॉजी है। फिर बायोलॉजी कहने से नहीं चलता, उसमें बॉटनी है कि जूलॉजी है। फिर केमिस्ट्री है तो केवल केमिस्ट्री कहने से नहीं चलता, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये स्पेशलाइजेशन, इसका जोड़ना, जिस जमाने में हमने एमकॉम किया था तब केवल एक विषय था अर्थशास्त्र। आज जब एक विद्यार्थी से मैंने पूछा तो उसने कहा कि अर्थशास्त्र के 28 प्रकार हो गए, अब 28 भागों में बांटा है, तो 28 विषय में अर्थशास्त्र में एम होता है। तो इस क्लासिफिकेशन के कारण यह हमारे शिक्षा में भी आया कि शिक्षा में जो साइंस पढ़ रहा है उसका साहित्य से संबंध नहीं रखा है, जो कॉमर्स पढ़ रहा है उसका साहित्य से संबंध नहीं है। तो साहित्य से संबंध किसका, तो केवल जो साहित्य पढ़ रहे हैं उनका। अब साहित्य में भी फिर हो गया, उन्होंने कहा, तो फिर साहित्य में भी हो गया, उसकी चर्चा अपन आगे चल करके करेंगे। साहित्य में भी हमारे यहाँ समाज जीवन के जितने भी क्षेत्र आते हैं वह सब साहित्य का हिस्सा बनते हैं। और इसलिए आप देखेंगे रामायण है, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप इतिहास कहेंगे क्या, उसको आप धार्मिक पुस्तक कहेंगे क्या, कि उसको कविता में लिखा गया है, छंदबद्ध लिखा गया है, इसलिए उसको केवल साहित्य कहेंगे क्या। तो महाभारत को क्या कहेंगे आप। तो वेद के बारे में भी, जैसे अभी कलाधर जी ने कहा कि जो हमारे पर सांस्कृतिक आक्रमण हुए उसमें सबसे पहले वेद को जो है लोगों की नजरों से उतारने का काम किया गया। अगर आप सामान्य किसी व्यक्ति से पूछो कि वेद क्या है तो वो समझेगा वेद यानी पूजा पाठ, इसमें धार्मिक बातें लिखी हुई है। लेकिन वेद में समाज जीवन के जितने क्षेत्र है, चिकित्सा भी उसमें है, उसमें भौगोलिक जो है वो भी है, उसमें विज्ञान भी है, उसमें इतिहास भी है, उसमें गणित भी है। तो ऐसा कोई विषय नहीं है जो वेद में नहीं हो। ऐसे ही साहित्य में जितने मनुष्य जीवन के उसको पूरे जीवन में जिन जिन विषयों से संबंध आता है वह सब साहित्य का भाग बनता है। लेकिन वर्तमान में इन सब चीजों को साहित्य से अलग कर दिया गया। आज इतिहासकार जो लिखेगा इतिहास के ऊपर वो इतिहासकार के उसमें आएगा, उसको साहित्यकार नहीं मानते। ऐसे ही जो पत्रकार हैं वो लिखते हैं, उनको साहित्यकार नहीं माना जाता, वो पत्रकार की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से एक एक विषय को अलग कर दिया। गणित, भूगोल, रसायन, चिकित्सा, इन सब का तो साहित्य से रखने का कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये भी सब साहित्य के विषय हो सकते थे। लेकिन यदि हमारी ज्ञान परंपरा को देखेंगे तो उसका हिस्सा यज्ञ करने के लिए वेदी बनाना है। तो सारा गणित जितना आविष्कार हुआ है वह सब उस काय के लिए हुआ है, तो यज्ञ की वेदी बनाने के लिए हुआ है। और प्रत्येक हमारा जो ऋषि था वो 3-3, 4-4 विषयों का ज्ञाता था। अणु के, अगर कणाद ने अणु के ऊपर सारा वो किया है तो कणाद केवल धार्मिक व्यक्ति थे क्या,
तो विज्ञान भी उनका विषय था। भास्कराचार्य लेते हैं तो भास्कराचार्य का गणित विषय भी था। तो इसी प्रकार ये सारे के सारे विषय जितने भी हैं, यह सब साहित्य के विषय बनते हैं और साहित्य में समाहित होने चाहिए। अब जैसे इतिहास को हम लें तो इतिहास के भारी भरकम ग्रंथ को पढ़कर देश के इतिहास के बारे में जानने वालों की संख्या इस देश में नहीं के बराबर होगी, क्योंकि इतिहास के सब विद्यार्थी भी नहीं होते, इतिहास के सब अध्येता भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी व्यक्ति से देश भर के पूछोगे तो वो सोमनाथ के बारे में जानता है। तो काय के कारण जानता है? तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने जो सोमनाथ के ऊपर लिखा, आचार्य चतुर्सेन ने जो सोमनाथ के ऊपर लिखा, उसके कारण पूरे सोमनाथ के बारे में सारी जानकारी, उसके ऊपर कितनी बार आक्रमण हुए, किसने आक्रमण किए, ये सब के सब जो जानकारी जो मिलती है वह हमको इनके कारण मिलती है। तो इतिहास जो है यह भी साहित्य का विषय बनता है। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि मनुष्य को देवता और पृथ्वी को स्वर्ग, तो साहित्य केवल मनोरंजन नहीं है कि हमें कोई समय कोई काम नहीं है, आज 2 घंटे क्या करें, तो पुस्तक पढ़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं, गाड़ी आने में घंटा भर है। अब तो वो भी जब से मोबाइल और या व्हाट्सएप फेसबुक, उसके बाद से वो भी एकदम कम हो गया है। कोई पुस्तक भी अब हाथ में किसी के दिखाई नहीं देती और सारा का सारा समय उसमें चला जाता है। लेकिन साहित्य जो है यह समय काटने के लिए नहीं है। साहित्य जो है अपने आंतरिक जो शक्ति है, जिसको हम कहें मानसिक समृद्धि, हम जिसको बोल सकते हैं, इसको बढ़ाने का सबसे अच्छा अगर कोई माध्यम है, सबसे अच्छा अगर कोई साधन है, तो वह है साहित्य। और इसलिए जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य यानी केवल साहित्य का लेखक नहीं, तो साहित्य के जितने अनुषंग आते हैं उनकी तरफ देखने की भी जो हमारी दृष्टि है, उस दृष्टि को भी ध्यान में हमें रखना पड़ेगा कि पाठक को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कला में कई बार देखते हैं ना कि अपन ने देखा, तो आजकल जो अमूर्त कला चली है उसमें देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप कहो कि ये क्या चित्र है, तो कह देगा ये तो आपको दृष्टि नहीं है ये देखने की। अगर मान लो कोई चित्र में अश्लीलता, आपको इसमें अश्लीलता है, वो बोले नहीं नहीं ये अश्लीलता आप में, चित्र में अश्लीलता नहीं है। तो ये जो इस प्रकार के तर्क चले हैं, उसी प्रकार से साहित्य में भी चले हैं। तो साहित्य भी कुछ ऐसा है कि अलग अलग प्रकार के जो पाठक होते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार का साहित्य लिखा जाता है। कुछ गंभीर प्रकार के पाठक होते हैं और उनके लिए उस प्रकार का साहित्य होता है। कुछ ऐसा होता है कि जिसको पढ़ करके जैसे उपन्यास है, कहानी है, लेकिन इसके माध्यम से भी लोगों को प्रेरणा देने का काम साहित्य का है। साहित्य निरर्थक नहीं हो सकता, साहित्य समय काटने के लिए नहीं हो सकता। तो साहित्यकार की जिम्मेदारी है कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, इस सामाजिक उत्तरदायित्व को भी साहित्यकार को निभाना है, इससे वो बच नहीं सकता। और साहित्य अगर अपना जिम्मेदारी समझता है, तो जैसे कुलपति महोदय ने कहा कि अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जो उसके अंदर की भावना है, उन भावनाओं को हम पुष्ट कर सकते हैं, समृद्धि दे सकते हैं। पूना में मैं जब एक बार गया था, तो वहां का जो एक ऐतिहासिक स्थान है पेशवाओं का शनिवार वाड़ा, वो देखने के लिए गया। तो बड़े गिने चुने वहां जो पर्यटक है वो रहा करते थे। कुछ वर्षों बाद फिर जाने का मेरे को मौका मिला, तो मैंने देखा कि पर्यटकों की लगभग भीड़ से लगी हुई है।
तो वहां जो चौकीदार था उस समय ने पूछा कि भाई पहले तो यहाँ बिल्कुल नहीं रहते थे, आज इतनी भीड़ है, तो कोई विशेष अवसर है कि आज किसी पेशवा की पुण्यतिथि या जन्मतिथि या अन्य कोई कारण ऐसा है क्या? तो उसने कहा कि माधवराव पेशवा के ऊपर उपन्यास आया है स्वामी करके, वो आने के बाद उसके ऊपर जो है लोगों के मन में पेशवाओं के बारे में जानने की और शनिवार वाड़ा देखने की उतनी उत्सुकता जगी कि लगभग 300% पर्यटक जो है जो यहाँ आते थे देखने के लिए, उनकी संख्या बढ़ गई है। तो एक पुस्तक से कि लोगों में इतना भाव जागृत हुआ अपने इतिहास के प्रति, अपने जो वीर पुरुष हुए जिन्होंने इस देश की रक्षा के काम किया उनके बारे में, कि एक उपन्यास इतना परिवर्तन ला सकता है। हम लोगों को याद है कि बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जिनको पढ़ने के बाद आज भी जो ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जब वो गीत गाया जाता है, सस्वर पाठ किया जाता है या उसका कैसेट या रिकॉर्ड लगी हो, तो पूरे शरीर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। साहित्य की इतनी ताकत है, साहित्य का इतना सामर्थ्य है। तो इस साहित्य के सामर्थ्य को पहचानना पड़ेगा। और ये जो सारा है साहित्य, यानी केवल जो जिसको साहित्यकार कहा गया वो नहीं, तो समाज जीवन का प्रत्येक विषय साहित्य का एक। दूसरा ये कि साहित्यकार की नहीं तो साहित्यकार के साथ पाठकों का भी इसमें विषय आएगा, इसमें प्रकाशक भी आएंगे, इसमें समाज भी आएगा, सब लोग इसमें जुड़ते हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हमें से जिसने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक के बारे में तो सारी बातें लिखी हैं, लेकिन एक अध्याय इस बात के लिए है कि नाटक में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा नाटक में अगर देखने के बाद लोगों के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, अगर द्वेष उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, वो चीजें नाटक में नहीं होनी चाहिए। नाटक यानी केवल नाटक जो लिख रहा है उसका संबंध नहीं, या नाटक खेल रहा है उसका संबंध नहीं, जो दर्शक है वह भी जुड़ा हुआ है। ऐसे ही साहित्य में साहित्य का जो पाठक है, जो संपूर्ण समाज है, उसकी चिंता भी उस साहित्य में होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो फिर उसका नहीं। एक विषय आता है भाषा का। शब्द जो है हमारे यहाँ तो उसको शब्द ब्रह्म कहा गया है। तो शब्द जो है ब्रह्म की साधना तो है ही, लेकिन शब्द अपने साथ इतिहास, परंपरा, इन सबको लेकर के चलता है। और अगर ठीक जगह पर ठीक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ तो उसमें से ठीक अर्थ नहीं निकलेगा। तो साहित्यकार को इसके प्रति भी बड़ा सजग होना होगा कि हम जो ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये शब्दों के प्रयोग उचित है क्या? अब उदाहरण के लिए एक शब्द है गुरु। अब गुरु शब्द की हमने कितनी महिमा बताई, इतनी बताई है कि यदि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान से मिलाता है। लेकिन आज गुरु शब्द का प्रयोग करते समय, गुजराती का मेरे को उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन गुरु शब्द का प्रयोग किन के लिए करते हैं? जो बहुत चतुर होता है, जो लोगों को धोखा देता है, उसके लिए कहते हैं तो बड़ा गुरु है। फिर चाहे जिसको गुरु कह दिया जाता है। अगर मान लो किसी ने मोटर मैकेनिक सिखाई है तो कहेंगे ये हमारे गुरु हैं। गुरु व्यक्ति वो होता है जो उसके आत्मोद्धार का कारण बनता है, जीवन चलाने का नहीं, आत्मोद्धार का कारण बनता है। उसकी सारी शक्तियों को केंद्रित करके ईश्वर के साथ मिलाता है, जो जीवन का उद्देश्य है संपूर्ण। उस गुरु का यदि हम इस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो गुरु की जो महिमा है वो सब समाप्त हो जाएगी उस शब्द के विकृत करने के साथ ही। तो अपनी भाषा,
उसकी लिपि, इन सब की भी चिंता करनी पड़ेगी। जब हम साहित्य लिखते हैं तो आज का साहित्यकार इसकी चिंता थोड़ी कम करता है, धड़ाके के साथ शब्दों का प्रयोग करता है बिना चिंता किए किसका अर्थ क्या निकलेगा। हमारे यहाँ ध्वन्यात्मकता है और इसलिए शब्द का वही अर्थ निकलता है, इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी कि उस जगह वही शब्द आए। दूसरी बात, जो हमारी मातृभाषा है उसमें लिखा जाए, अपने भाषा का संरक्षण करना, ये सारी चीजें साहित्य का विषय बनती हैं। साहित्य के हमारे यहाँ प्रतिमान बताए गए हैं कि उन साहित्य के प्रति, साहित्य में वो सब चीजें होनी चाहिए। तो उसमें बताया गया है कि निर्विकल्पता होनी चाहिए, साहित्य में कलाबोधकता भी होनी चाहिए, कालबोध भी साहित्य में होना चाहिए, रागात्मकता होनी चाहिए, रसात्मकता होनी चाहिए, सर्वबोध्यता होनी चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, सुपाठ्यता होनी चाहिए कि उसको पढ़ सके, इतना कठिन न हो जाए, शास्त्रीयता होनी चाहिए, उसमें केंद्रीयता होनी चाहिए, मतलब कोई एक विषय होना चाहिए, उसमें आध्यात्मिकता होनी चाहिए, आस्तिकता होनी चाहिए, सनातनता होनी चाहिए। और जो जीव हमारे यहाँ बताया गया है कि क्या है, तो सत्यचित आनंद, ये सब अंतिम ध्येय है। तो उसमें पढ़ने के बाद सच्चिदानंदता भी उसमें होनी चाहिए, समन्वय और सर्वकार्यता तो होनी चाहिए। तो ये साहित्य के प्रतिमान है, इनका समावेश उस साहित्य में हूँ। तो सब प्रकार के साहित्यकार भी होंगे, सब होंगे, सब प्रकार के पाठक होंगे, तो सब प्रकार के पाठकों का ध्यान रखकर कि कुछ खास पाठक नहीं, तो सब प्रकार के पाठकों को उसमें से ज्ञान प्राप्त हो, यह भी उसके पीछे की दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि सबके सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि किसी देश की विकास किया है वो इससे नहीं माना जाएगा कि वहाँ कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, कितनी अच्छी वहाँ की सड़कें हैं, कितने बड़े बड़े वहाँ भवन है, कितनी उसकी आय है। तो उन्होंने कहा कि सर्व सामान्य मनुष्य का जो बौद्धिक स्तर है, उस बौद्धिक स्तर से वह देश विकसित है या नहीं, यह उसका मापदंड है। उनके जीवन का एक प्रसंग भी हमको मालूम होगा कि जब उनको एक किसी कार्यक्रम में इंग्लैंड में जाना था, तो एक दर्जी भेजा गया उनके जो मेजबान था उसके द्वारा कि इस कार्यक्रम में जाना है तो ये सूट आपको सिलवाना है। तो उन्होंने कहा भाई मैं जो ये कपड़े पहनता हूँ ये क्या बुरे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये पहनेंगे तो ठीक चलेगा। तो वो हंसे। तो उन्होंने हंसे क्यों? तो उन्होंने कहा आपके यहाँ मनुष्य को सभ्य जो है कपड़े बनाते हैं कि किस सभा में कैसे जाना है तो क्या पहन के जाना, लेकिन हमारे देश में मनुष्य को सभ्य जो है उसका चरित्र बनाता है, और चरित्र जो आता है उसके विचारों से आते हैं, और विचारों को जो सामर्थ्य देता है वो साहित्य देता है। तो यह दृष्टि उसके पीछे की होनी चाहिए कि साहित्य काहे के लिए, और इन सब बातों को ध्यान में रख करके हमें साहित्य के बारे में करना चाहिए। बहुत सारे विषय बनते हैं, विषय बड़ा भी है, लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा होती है। इसलिए मैं आज अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। फिर कभी अवसर मिलेगा तो शेष बातों के ऊपर करेंगे। आप सब लोगों ने ये मेरे को अवसर दिया, फिर एक बार वीर नर्मद विश्वविद्यालय को धन्यवाद दूंगा कि एक बहुत अच्छे आयोजन को करने की उन्होंने स्वीकृति दी है, और उसको निरंतर चलाने के लिए उनका पूरा का पूरा समर्थन नहीं, उन्होंने संसाधन भी उपलब्ध कराए हैं। और इसके पीछे जो इनकी मेहनत है भरत भाई की, और अखिल भारतीय साहित्य परिषद उसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे कलाधर जी हैं, और भरत भाई जो उसके प्रदेश के महामंत्री हैं, इन सबको धन्यवाद देता हूं एक अच्छे आयोजन के लिए। आप सबको बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्रीधर पराड़कर जी ने आज हमारी साहित्य दृष्टि विषय पर बात करते हुए साहित्य, साहित्यकार, पाठक, साहित्य के विषय, साहित्य के प्रतिमान
अपनी भाषा, अपनी लिपि, शब्द प्रयोग आदि सदृष्टांत समझाते हुए बहुत कम समय में गहराई से इस विषय पर बात की है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद और वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से माननीय परम श्रद्धेय श्रीधर पराड़कर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद गुजरात प्रांत के महामंत्री एवं वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर भरत भाई ठाकर से सादर निवेदन है कि वे आभार ज्ञापन करें। धन्यवाद गोविंद भाई। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास के संयुक्त तत्वावधान में इस राष्ट्रीय व्याख्यान श्रेणी में आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मार्गदर्शक, पथदर्शक, परम आदरणीय माननीय श्रीधर पराड़कर जी, उनकी अति व्यस्तता होते हुए भी समय हमें दिया और हमें मार्गदर्शन किया है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद और वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से उनका हम हार्दिक हृदय से अभिवादन, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इस कार्यक्रम की अतिथि के रूप में गुजरात प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कलाधर भाई आर्य उपस्थित रहे। उन्होंने आज के विषय और वक्ता के बारे में बात की, उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में हमें एक मुक्तता से एक कार्यक्रम करने के लिए और पूरी श्रेणी चलाने के लिए जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है, ये हमारी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति माननीय डॉक्टर किशोर सिंह एन चावड़ा साहब का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे विषय में, जिस विषयों में लोग आजकल रुचि नहीं रखते और बाजार की ओर देखते हैं, इस समय में विश्वविद्यालय ने ऐसे साहित्य के बारे में सोचा और हर सप्ताह में शनिवार को साहित्य के विषय में कोई चर्चा हो, इसके बारे में उन्होंने किया। इसलिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमारे इंचार्ज कुल सचिव श्री एवी धड़ुक साहब, जिन्होंने हमको ये कार्यक्रम की अनुमति दी और पूरी जो तांत्रिकता है, टेक्निकल सपोर्ट किया है, इनका भी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमारे इस वर्चुअल माध्यम से विद्वज्जन जुड़े हैं, भाग्येश भाई झा और गुजरात प्रदेश के हमारे साहित्य परिषद के अलग अलग एकम के इकाई के अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी जो उपस्थित है, उन सबका भी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के सेनेट सिंडिकेट मेंबर, हमारे विश्वविद्यालय के विविध जो महाविद्यालय है, उनके प्राचार्य, प्राध्यापक और सभी विद्वज्जन, विद्यार्थीगण, उन सभी का हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद।